जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सब्जेक्ट ईवीएस में वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर नंबर 11 इज फॉर क्लास 5th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पॉइलेज ऑफ फूड। क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 11। स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब भोजन का खराब होना। जो ये वर्ड है स्पॉइलेज मीन्स खराब होना। फूड हम सब जानते हैं, भोजन का खराब होना। तो इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इसमें ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। पेरिसेबल फूड आइटम्स क्या होते हैं ये बताएंगे आपको। फूड वेस्टेज कैसे होता है, प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ फूड, जो फूड वेस्टेज है उसको कैसे बचाया जाए इस पर बात करेंगे। प्रिजर्विंग एंड स्टोरिंग फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए, सुरक्षित रखा जाए और कैसे स्टोर किया जाए इस पर डिस्कस करेंगे। कैनिंग, ये सारे मेथड्स हैं प्रिजर्विंग एंड स्टोरिंग। फूड को स्टोर करने के और प्रिजर्व करने के कई सारे मेथड हैं, जैसे कैनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, पास्चराइजेशन, कार्बोनेटिंग, इन सब पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी, खाने की कमी, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फैक्टर्स ऑफ शॉर्टेज, कुछ जो प्राकृतिक कारण हैं, फैक्टर्स हैं फूड शॉर्टेज को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ड्रॉट्स क्या होता है, फ्लड्स क्या होता है, हेल स्टॉर्म्स क्या होता है, अर्थक्वेक्स से क्या नुकसान होता है, सब पे बात करेंगे। साथ ही साथ एज यूजुअल मैं आपको जितनी भी हार्ड वर्ड्स हैं उन हार्ड वर्ड्स को सेपरेटली लिखकर पीडीएफ फॉर्मेट में आप तक पहुंचाऊंगा बाय व्हाट्सएप ग्रुप। और जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे हम थ्रू द वीडियो। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर 11 है ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो आज पार्ट 1 है एंड फिर पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्पॉइलेज ऑफ फूड, भोजन का खराब होना। फूड इज अवर लाइफ लाइन, हम सबको पता है लाइफ लाइन। ठीक है भाई, फूड जीवन रेखा है। लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा। ठीक है, मतलब फूड नहीं होगा तो हम नहीं चल सकते। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये जीने के लिए ज़रूरी है। ये सेंटेंस बहुत बार आ गया। सर्वाइवल मीन्स जीने के लिए, एसेंशियल मीन्स आवश्यक है। तो फूड हमारे जीने के लिए आवश्यक है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फूड वी ईट मस्ट बी फ्रेश, क्लीन एंड बैलेंस्ड। बट लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, दैट द फूड वी ईट, जो खाना हम खा रहे हैं, मस्ट बी फ्रेश, वो फ्रेश होना चाहिए, क्लीन साफ होना चाहिए, एंड बैलेंस्ड संतुलित होना चाहिए। तीनों का मतलब समझ गए। फ्रेश ताज़ा होना चाहिए, क्लीन साफ होना चाहिए, बैलेंस संतुलित। संतुलित का मतलब ये है कि आपको याद है तो मैंने बताया था कि देखिए बैलेंस डाइट का नाम सुना होगा, उसी को बोलते हैं संतुलित आहार। सो बैलेंस डाइट का मतलब है कि उसमें जो भी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, ये सब एक संतुलित मात्रा में हो, उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड। कंजप्शन ऑफ फूड कुक्ड इन अनहाइजीनिक कंडीशन कैन मेक अस सिक। कंजप्शन, जब हम कोई चीज़ कंजप्शन ही कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं तो एक तरह का कंजप्शन है। कंजप्शन ऑफ फूड कुक्ड इन अनहाइजीनिक कंडीशन। अनहाइजीनिक का मतलब होता है, एक तो होता है हाइजेनिक, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो अनहाइजेनिक। हाइजेनिक मीन्स होता है साफ सुथरा, अनहाइजीनिक होता है गंदा। जैसे अगर हमारे घर में हम साफ सुथरे रहते हैं, साफ सफाई करके रखते हैं, बाथरूम की, टॉयलेट्स की, किचन की, पूरे घर की, तो वो होगी हमारी हाइजीनिक कंडीशंस हो गई। लेकिन अगर हम डर्टी रखेंगे, फ्लाइज आर इनसाइड, मॉस्किटोज आर इनसाइड,
our kitchen is dirty, bathroom is spoiling, smelling, then that means this condition is known as unhygienic. ठीक है, ठीक है। तो हाइजेनिक और अनहाइजेनिक का मतलब समझ जाए। वैसे मैं हार्ड वर्ड में भी दूंगा। हाइजेनिक को मोटे तौर पे हम कह सकते हैं साफ सफाई युक्त जो वातावरण होता है, जिसमें पूरी तरह से साफ सफाई होती है, जितने भी मतलब हम गंदगी से दूर रहेंगे, कीटाणुओं से दूर रहेंगे, फ्लाई जो मक्खियाँ हैं उनसे दूर रहेंगे, तो ये सब आती है अनहाइजेनिक। सो अगर हम फूड को कुक का मतलब होता है उसको पकाते हैं। फूड को अगर हम अनहाइजेनिक कंडीशन में कंजप्शन करेंगे, खाएंगे और पकाएंगे, तो उससे हम क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात इसने बताई है। और नॉट ओनली फूड, हमें अपना एक होता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि पर्सनल में हम आते हैं, हमारे शरीर का हाइजीन। भाई हमें शावर लेना चाहिए प्रॉपरली, वी हैव टू क्लीन आवर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईट, आफ्टर ईट। तो ये जितने भी हैं ये सब हाइजीनिक कंडीशन आती है। होगा पर्सनल हाइजीन है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है ना। ऐसे ही अपने घर का हाइजीन होता है। ठीक है, सो ये बात की हमने। अब हम बात करते हैं पेरिसेबल फूड आइटम्स। इस पॉइंट पे आ गए हैं, पेरिसेबल फूड आइटम्स। देखिए पेरिसेबल का मतलब होता है खराब होने वाले, नष्ट होने वाले जो फूड आइटम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पेरिसेबल फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, फ्रेश फ्रूट्स and vegetables are an easy target for growth of germs। देखिए फिश मीन्स मच्छी, मीट मांस, फ्रेश फ्रूट्स ताज़ा फ्रूट्स जो हम खरीदते हैं मार्केट से, सेब, अनार, अमरूद, एंड वेजिटेबल सब्जियां, ये क्या है, आर एन इजी टारगेट। इजी टारगेट का मतलब होता है आसानी से। कौन, फॉर ग्रोथ ऑफ जर्म्स। जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स होते हैं ना, जो जर्म्स होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, जिनको हम हिंदी में कीटाणु कह सकते हैं, तो इनके लिए सबसे इजी टारगेट क्या है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, मांस, मछली, इन पे आसानी से अटैक करते हैं या इन पे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, यही ये लाइन कहना चाहती है। और फिर इन पे आके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, ग्रोथ, जर्म्स को बढ़ा देते हैं। दे स्मेल बैड, और जब इन पे जर्म्स आ जाते हैं जैसे मांस, मछली, सब्जियों पर, फ्रूट्स पे, फलों पे, तो क्या होता है, उनकी हालत कैसी हो जाएगी, दे स्मेल बैड, बुरी बदबू आएगी कि इनसे, फलों से, जिस पे भी हो गया, सब्जी से। हैव ए फाउल टेस्ट, उसका टेस्ट खराब लगेगा। फाउल मीन्स खराब टेस्ट लगेगा अगर हमने खा लिया तो, वैसे हमें खाना नहीं चाहिए। एंड आर इवन एन अगली साइट, और वो हमें देखने में भी खराब लगेंगे। आपने देखा होगा जैसे कोई ये पोमीग्रेनेट है, अनार है, और उसके अंदर कीड़े या जर्म्स अगर उसमें पकड़ लिए हैं, अगर हम उसको काटते हैं तो काटने के बाद हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे स्मेल भी आती है, देखने में भी खराब हो जाता है, सड़ जाता है वो। तो दैट मीन्स जो जर्म्स हैं, जर्म्स ने उस पर अटैक कर लिया, जर्म्स ने उस पर ग्रोथ कर ली। ठीक है, सो इफ दे आर ईटन, germs enter our body along with them and cause disease like cholera, hepatitis, diarrhea, nausea and food poisoning। ठीक है, कहा थे हम, if they are eaten, अगर वो खा लिए जाते हैं, कौन, जो फ्रूट्स या सब्जियां या मीट या मछली, अगर वो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, जिन पे ऑलरेडी ग्रोथ होगी जर्म्स की, अगर हम उन्हें खा लेते हैं और अगर ये जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो क्या होगा, कॉज डिजीज, इनसे बीमारियां फैलेंगी। कौन कौन सी, लाइक टाइफाइड। टाइफाइड भाई एक बीमारी का नाम है जिसमें बुखार आ जाता है। और इसके बाद में है कोलेरा। कोलेरा भी, ये सब बीमारियों के नाम हैं। वैसे कोलेरा को जैसे हिंदी में हैजा कहते हैं। हेपेटाइटिस जो लीवर से रिलेटेड एक बीमारी है, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं।
मतलब हमारे लीवर पे इफेक्ट डालती है। हेपेटाइटिस लीवर को खराब करने वाली बीमारी है। डायरिया, डायरिया जो है दस्त होते हैं। नोजिया, नोजिया मीन्स जी मचलाना। एंड फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फूड का जहर बन जाना। तो देखिए इतनी सारी बीमारियां होने के चांसेज हो जाते हैं अगर ये जो फल या सब्जियां या मांस या मछली जो खराब हो चुके इन सेंस जिन पे ग्रोथ हो गई जर्म्स की, जब अगर इनको हम खाएंगे तो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा तो हमें हेपेटाइटिस होने के चांसेज हैं, जिससे लीवर खराब हो जाएगा। डायरिया, दस्त होने के चांसेज हैं। इसके अलावा कई सारी और बीमारियों के नाम दिए हैं। नोजिया, जी मचलाना, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और कोलेरा, ये सब बीमारियां होने के चांसेस हैं। ठीक है। द फूड ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू नेचुरल फोर्स फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर एंड हीट। कुछ प्राकृतिक फैक्टर है, कारण है, जिनके कारण भी जो हमारा खाना है वो खराब हो जाता है, फूड खराब हो जाता है। जैसे एयर, वाटर एंड हीट, पानी, हवा और तापमान के कारण भी। भाई कुछ सब्जियां ऐसी हैं अगर उनको आप ज़्यादा तापमान में रखोगे, या फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा तापमान में रखोगे तो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो तापमान क्या हो गया, नेचुरल फैक्टर हो गया, प्राकृतिक कारण बन गया। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सबको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, जिनको हम देख नहीं पाते, जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, ग्रो रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड कंटामिनेट द फूड। ग्रो, बढ़ते हैं, रैपिडली मतलब तेजी से बढ़ते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बात की हमने, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल होती है जब उनके अनुसार, अनुकूलित कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन जब इनको मिल जाती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एंड कंटामिनेट द फूड, कंटामिनेट का मीन्स मतलब होता है कि फूड खराब कर देना और भोजन को दूषित कर देती है। कंटामिनेट मीन्स भोजन को दूषित कर देती है। तो ये हमने जाना पेरिसेबल फूड आइटम्स के बारे में, हमने पढ़ा कि किस तरह फूड आइटम्स हैं वो जो नष्ट होने वाले हैं, उनको किस तरह से उन पर जर्म्स हैं या जो ग्रोथ हो जाती है, अगर उनको हम खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस हैं। कुछ नेचुरल फैक्टर हैं, प्राकृतिक फैक्टर हैं, जिनसे भी ये हमारे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। अब देखते हैं नॉन पेरिसेबल फूड आइटम्स। नॉन पेरिसेबल, ये तो फिर पेरिसेबल फूड आइटम्स, लेकिन कुछ नॉन पेरिसेबल फूड आइटम्स हैं। नॉन पेरिसेबल का मतलब होता है जो खराब नहीं होने वाले हैं। सुन को देख लेते हैं। सो नॉन पेरिसेबल फूड आइटम्स लाइक ड्राइड ग्रेन्स, सूखे हुए जो अनाज हैं, पल्सेस, दालें हैं, एक्सेट्रा, कैन बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन एंड हैव ए लॉन्गर सेल्फ लाइफ। इनकी उम्र ज़्यादा होती है, सेल्फ लाइफ मीन्स इनकी उम्र ज़्यादा होती है। जैसे सूखा अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ये ड्राइड ग्रेन्स हैं। पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, जैसे हम देखते हैं मूंग दाल, अरहर दाल और कोई दाल, उड़द दाल, तो ये क्या है, नॉन पेरिसेबल फूड आइटम्स है। मतलब इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक ये बल्कि ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फूड वेस्टेज। हम यहाँ पे आ गए हैं सेकंड पॉइंट पे, फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज के बारे में पढ़ते हैं कि फूड को किस तरह वेस्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। A lot of food is wasted due to natural factors along with the carelessness of human beings. बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है। एक तो बचा नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक कारणों की वजह से, विद द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हमारा जो मानव जाति है वो भी केयर नहीं करती, उसकी केयरलेसनेस के कारण, मतलब ध्यान नहीं रखना। ठीक है। उसके कारण बहुत सारा खाना, फूड वेस्ट हो जाता है। ठीक है।
Food is also spoiled by rodents like rats, locusts, etc. Locust. Okay भाई, so food is also spoiled. खाना rodent से भी खराब होता है, स्पॉइल होता है। तो रोडेंट्स उनको कहते हैं कृतक, कुतरने वाले जानवर होते हैं ना, कुतरने, जैसे गिलहरी हो गई, ये रोडेंट्स में आती है, रैट्स चूहा ये रोडेंट्स में आता है। जो कुतरने वाले जानवर होते हैं उसको बोलते हैं रोडेंट्स, लाइक रैट्स, लकस्ट, LOCUSTS, लकस्ट, जैसे टिड्डियाँ, मैं इसको हार्ड वर्ड में दूंगा, एक्सेट्रा। तो ये रोडेंट्स हैं, ये भी फूड को ख़राब करते हैं। ये कुतर जाते हैं, जैसे कोई फ्रूट हुआ या वेजिटेबल हुआ तो उसको कुतर जाएंगे, उस पर अपने दांत लगा जाएंगे, थोड़ा खा जाएंगे, फिर उसको हम भी नहीं खा सकते। ठीक है, वी मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फूड। हमें खाने की, भोजन की वैल्यू समझनी है, उसकी इम्पोर्टेंस जाननी है। ठीक है, as scarcity of food can become the cause of malnutrition and even death in people. क्यों? scarcity का मतलब होता है कमी। scarcity of food, खाने की कमी से क्या होगा? can become the cause of malnutrition। malnutrition का मतलब होता है कुपोषण, कि ये कुपोषण का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। and even death in people, और लोग मर भी सकते हैं। We must be careful not to waste it। हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? ये फूड वेस्टेज के बारे में एक नसीहत दी है कि भाई देखिए, कुछ तो नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे जितने भी रोडेंट्स हैं वो हमारे फूड को वेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने बात की, रैट्स, स्क्विरल, गिलहरी होता है या लकस्ट होता है, ये रोडेंट्स हैं, फूड को खराब, नष्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, सॉरी। अब साथ ही साथ हमें नसीहत ये दी गई है कि हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम सब फूड वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी फूड की, एंड फूड की कमी से माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जिसका मतलब है कि लोगों में कुपोषण हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता और जिससे उनकी डेथ तक हो जाती है। ठीक है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ फूड। जो वेस्टेज ऑफ फूड है इसकी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए, तो वो सब इसमें बताया जाएगा। फर्स्ट है, वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। ये जो नीचे तरीके दिए गए हैं इनको हम फॉलो करके जो फूड का वेस्टेज है, बर्बादी है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो पहला है, बाई फूड स्टफ एज मच इज रिक्वायर्ड। भाई जो फूड स्टफ्स हैं, फूड स्टफ्स जो खाने की चीज़ें हैं, हमें उतनी ही खरीदनी चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत है, मतलब हम ज़्यादा नहीं खरीदें। एक्सेस ऑफ थिंग्स गेट स्पॉइल्ड इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर हम ज़्यादा खरीदेंगे, बोलता है एक्सेस ऑफ थिंग्स, ज़्यादा खरीदी हुई चीज़ें अगर ठीक से स्टोर नहीं की गई तो ख़राब हो जाएंगी कि नहीं? अब देखिए, मान लो हमको 1 केजी टमाटो लेके आना है, 1 केजी टमाटर हिंदी में कहते हैं, वो लेके आना है। उसको हमें 2 या 3 दिन हम चला सकते हैं। लेकिन अब मान लो हम 10 केजी टमाटो लेके आ गए, तो 10 केजी टमाटो अब वो 10 to 15 डेज तो चलेंगे नहीं, वो ख़राब हो जाएंगे, तो हम उसको स्टोर ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ चल पाएंगे? जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ तो वो प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। लेकिन हम घर में अगर 10 केजी या 15 केजी टमाटो या टमाटर लेके आ गए तो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको 10 से कुछ दिनों के बाद उनको हम सुरक्षित नहीं रह सकते। सो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए। दूसरी, कुक एज मच फूड एज इज़ रिक्वायर्ड, स्टेल फूड इज हार्मफुल। अब खरीदने के बाद बारी आती है पकाने पे, तो उतना ही खाना पकाएं जितनी ज़रूरत है, नहीं तो क्या होता है? स्टेल, STAL, स्टेल का मतलब होता है बासा या बासी। स्टेल फूड इज हार्मफुल। जो बासी खाना होता है वो हार्मफुल होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। बासी का मतलब होता है, जैसे आज हमने कोई सब्जी बनाई, आज लंच में या डिनर में, तो अगर हमने ज़्यादा बना ली, अब ज़्यादा बना ली तो उसको हम पूरे फैमिली मेम्बर्स खा नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उस सब्जी को रख देंगे दूसरे दिन के लिए, तो दूसरे दिन वो होगी स्टेल, बासी होगी। अगर अब हम वो सब्जी खाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल है।
ठीक है। तीसरी चीज है डू नॉट ओवर स्टफ योर प्लेट। ओवर स्टफ का मतलब होता है भाई ज़्यादा नहीं भरना, टू मच। जब हम खाना लेते हैं अपनी प्लेट्स में तो उसको ओवर स्टफ ना करें, उसको ज़्यादा नहीं भरें। यू कैन ऑलवेज टेक अनदर हेल्पिंग, अनईटन फूड इज अ वेस्टेज। यू कैन ऑलवेज टेक अनदर हेल्पिंग। भाई एक बार हमने खाना लिया प्लेट में, अगर वो ख़त्म हो गया तो दूसरी बार ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार में प्लेट में ज़्यादा खाना नहीं लेना है, क्योंकि आगे दिया गया अनईटन फूड इज ए वेस्टेज। मान लो हमने ज़्यादा फूड अपनी प्लेट में ले लिया, उसमें से हाफ खाया तो वो फूड खराब हो गया, झूठा हो गया, वो वेस्ट हो गया, फिर वो वेस्ट में डालना पड़ेगा। हाफ हमने खा लिया, हाफ बच गया हमारी प्लेट में, तो हम वो किसी को दे नहीं सकते क्योंकि वो झूठा हो गया, खराब हो गया, सो उसको फेंकना होगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें अभी तक बताई हैं। सबसे पहले तो हम मार्केट से जब फूड आइटम्स खरीदें तो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से खरीदें। दूसरा, जब हम फूड कुक करें, पकाएं, तो उतना ही पकाएं जितनी हमें नीड है, ज़रूरत है। और तीसरा है जब हम प्लेट में लें खाना तो उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं, या सेकंड टाइम लें, थर्ड टाइम लें, बट ज़्यादा ना लें जिससे कि वो हमसे खाया ना जाए और हमें थ्रो करना पड़े। फाइनली दिया स्टोर फूड अंडर प्रॉपर कंडीशन सो दैट माइक्रोब्स और जर्म्स डू नॉट स्पॉइल इट। माइक्रोब्स का मतलब होता है भाई रोगाणु। स्टोर फूड अंडर प्रॉपर कंडीशंस। देखिए खाने को स्टोर करने का प्रॉपर तरीका यूज करना चाहिए। स्टोर करने मीन्स रखने का, जिससे कि फूड आइटम्स पे माइक्रोब्स ना पनपे, रोगाणु ना पनपे और उसको खराब नहीं करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिजर्विंग एंड स्टोरिंग फूड। किस तरह फूड्स को प्रिजर्व किया जाए और किस तरह उसको रखा जाए, इसको जानेंगे। If we need the food items to have a longer shelf life, we need to keep them under proper condition. देखिए अगर हम चाहते हैं कि जो फूड आइटम्स हैं वो काफ़ी दिनों तक चलें, उनकी लाइफ ज़्यादा हो, तो हमें क्या करना होगा? We need to keep them under proper conditions. तो उनको प्रॉपर कंडीशन के हिसाब से उनका स्टोर करना पड़ेगा। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस by which food can be prevented from spoilage and can be stored for a longer period of time. एक वर्ड है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब खाने को प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो फूड प्रिजर्वेशन किसको कहते हैं? इज द प्रोसेस, ये एक तरीका है, बाय विच, जिसके द्वारा फूड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज, जिसके द्वारा खाने को नष्ट होने से बचाया जा सके, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, या भोजन को खराब होने से बचाया जा सके, उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम, और जिसको ज़्यादा समय तक रखा, स्टोर किया जा सके, रखा जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहले जो मेथड है वो पढ़ेंगे कैनिंग। कैनिंग, देखिए कैनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ फूड आइटम्स हम जब मार्केट में लेके आते हैं तो कैन में होते हैं। कैन होता है ना, डब्बा, डिब्बे में पैक होते हैं, उसी को बोलते हैं कैनिंग। तो कैनिंग में फूड कई कई महीनों तक, बल्कि सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है। जो फूड आइटम कुछ दिनों में खराब होने वाला था उसको कैनिंग के थ्रू, है ना, कैनिंग का जो एक प्रोसीजर उसको हम जानेंगे यहाँ, कैनिंग क्या होता है। उसके थ्रू उस फूड आइटम्स को महीनों बल्कि सालों तक उसको स्पॉइलेज होने से बचाया जा सकता है। तो कैनिंग में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज अप्लाइड टू द फूड सील्ड इन जार टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स दैट कैन स्पॉइल फूड। कैनिंग में क्या होता है? एक तरीका है इन विच हीट इज अप्लाइड, हीट मीन्स तापमान, तापमान दिया जाता है, टू द फूड सील्ड इन जार, पहले उसको जार में सील किया जाता है। उसके बाद जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उस कैन की हीटिंग की जाती है, तापमान बढ़ाया जाता है, ठीक है। एयर इज ड्राइवन आउट फ्रॉम द जार, अब जार के अंदर जो हवा थी उसको निकाल लिया जाता है।
and vacuum created as the jar is cooled and sealed. और जार के अंदर पहले हवा निकाली जाती है, हवा निकालने से वैक्यूम बन जाती है। वैक्यूम को बोलते हैं हम जैसे एक तरह से शून्य स्थान, मतलब वहाँ हवा है नहीं तो एक तरह से शून्य स्थान होगा, इसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम बना ली जाती है, ठीक है। वैक्यूम इज क्रिएटेड एज द जार इज कूल्ड एंड सील्ड। जार को ठंडा किया जाता है, उसके बाद जैसे सील हो जाता है जार। तो ये था कैनिंग। तो कैनिंग में ये बताया गया कि पहले फूड आइटम को कैन के अंदर डाला जाता है और फिर कैन से हवा निकाल ली जाती है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, सील किया जाता है, उसके बाद में हीट करके तापमान ज़्यादा करके उसके जो माइक्रोब्स हैं उनको मारा जाता है, जीवाणुओं को मारा जाता है और उसके बाद उसको बेसिकली लेबलिंग वगैरह करके रख दिया जाता है। तो ये जो कैनिंग है, द टू वेज ऑफ कैनिंग, कैनिंग के दो तरीके हैं। पहले वाले तरीके को कहा जाता है वाटर बाथ कैनिंग और दूसरा है प्रेशर कैनिंग। तो भाई वाटर बाथ कैनिंग में क्या है पढ़ते हैं, फूड दैट इज कैंड रिमेन हेल्थी टू ईट टिल इट इज नॉट ओपनड, वंस ओपनड इट मस्ट बी कंज्यूम्ड क्विकली। देखिए इसमें बताया नहीं गया वाटर बाथ कैनिंग क्या होता है, पर मैं बता देता हूँ कि वाटर बाथ कैनिंग में क्या होता है, फूड को जो टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म पानी से फूड को कैन को गर्म किया जाता है बहुत तेज़ी से, जिससे कि उसके माइक्रोब्स डेथ हो जाती है। और प्रेशर कैनिंग में काफ़ी प्रेशर दिया जाता है जस्ट टू किल द माइक्रोब्स। तो केवल आप इतना जान लें कि दो मेथड हैं, वाटर बाथ कैनिंग और प्रेशर कैनिंग। अब आगे बताया गया है कि फूड दैट इज कैंड रिमेन्स हेल्थी टू ईट टिल इट इज नॉट ओपनड। जो फूड कैन के अंदर होता है वो जब तक हेल्थी है जब तक वो कैन के अंदर है, जो भी इस पे डेट लिखी हुई। एक बार अगर उसको ओपन कर लिया तो हमें क्विकली खाना होगा। ओपन करने के बाद वो ज़्यादा दिन या ज़्यादा देर टिकता नहीं है, मतलब ज़्यादा देर बाद में ख़राब हो जाएगा। तो फूड दैट इज कैंड रिमेन्स हेल्थी टू ईट टिल इट इज़ नॉट ओपन। जब तक वो नहीं खोला जाता वो फूड हेल्थी है। वंस ओपन, एक बार खोल लिया, इट मस्ट बी कंज्यूम्ड क्विकली। कंज्यूम का मतलब होता है कंज्यूम कर लेना, खा लेना। उसके बाद हमें उसको बहुत जल्दी से खाना होगा एक बार कैन को खोलने के बाद। जो अगला मेथड है फ्रीजिंग, अब इसको देखते हैं। फूड आइटम्स लाइक मीट, फिश एक्सेट्रा नीड टू बी प्रिजर्व्ड इन कोल्ड स्टोरेज एज दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ फूड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए कुछ फूड आइटम्स हैं लाइक मीट हो गया, मांस, फिश, मछलियाँ, ये हैं, इनको प्रिजर्व किया जाता है कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं, ठंडे गोदाम होते हैं, बहुत बड़े स्टोरेज होते हैं, गोदाम होते हैं, लेकिन उनमें तापमान -डिग्री में रखा जाता है, उनको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, मतलब ठंडे गोदाम। तो वहाँ पे इनको फ्रीज करके रखा जाता है। सो दिस हेल्प इन प्रिजर्विंग स्पॉइलेज ऑफ फूड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो ये जितना भी खाना है, जैसे मीट है, फिश है या और कोई चीज़ें हैं, इनको कोल्ड स्टोरेज की मदद से काफ़ी दिनों तक इनको सुरक्षित प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर्स एज दे आर कंज्यूम्ड क्विकली। भाई जितने फल हैं और सब्जियां हैं उनको भी रेफ्रिजरेटर्स, हम अपने घरों में फ्रीज रखते हैं ना, फ्रीज, उसकी हेल्प से उनको मतलब बचाया जा सकता है। दे आर कंज्यूम्ड क्विकली, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम उनको अपने घर के फ्रिज की मदद से बचा लेते हैं, ठीक है ना। 2, 3, 4 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम अपने फ्रिज में रख के उनको सुरक्षित रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन ऑफ पेरिसेबल आइटम्स। अब जो नष्ट होने वाले आइटम्स हैं, खराब होने वाले आइटम्स हैं, जैसे फल, वेजिटेबल्स, सो इनको शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए खराब होने से जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है या रेफ्रिजरेटर है वो बचा लेता है। जो हमारे घर में फ्रीज होते हैं वो रेफ्रिजरेटर ही होते हैं, वो शॉर्ट टर्म कुछ दिनों तक जो नष्ट होने वाले पेरिसेबल फूड है उसकी हेल्प से उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। अगला जो प्रोसीजर है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। तो ड्राइंग में क्या है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना तरीका है नॉन फॉर प्रिजर्विंग फूड, फूड को सुरक्षित रखने का। द फूड आइटम इज एक्सपोज टू टेम्परेचर हाई इनफ टू रिमूव इट्स मॉइस्चर बट नॉट टू कुक इट। जो फूड आइटम है जिसको ड्राइंग करना है उसको ओपन जो होता है ना, मतलब ओपन खुले तापमान में
भाई हम अपनी छत पे या खुले स्थान पे उसको रख देते हैं जहाँ उसको सूर्य की किरणें लगे, तो वहाँ सूर्य की किरणों से वो ड्राई किया जाता है, जिससे कि उसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर उसका निकल जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिससे ड्राई हो जाएगा। उसको पकाना नहीं है, बट नॉट टू कुक इट, उसको पकाना नहीं है, केवल ओपन प्लेस पे या अपने घर की छत पे या कोई और ओपन प्लेस पे सूरज की किरणों के द्वारा उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, उसी को बोलते हैं ड्राइंग। ये बहुत पुराना मेथड है, आज भी हम अपने घरों में देखा होगा। कुछ चीज़ों को हम जब कोई चीज़ एक सीजन में मिलती है, हमें मालूम है, जैसे कैरेट है, गाजर है, या रेडिस है, मूली है, जैसे विंटर में इसका सीजन आता है। देखिए कुछ चीज़, एक तो होता है कोल्ड स्टोरेज, अब कोल्ड स्टोरेज में तो प्रिजर्व करके रखते हैं, वो उनका तरीका है, लेकिन कई बार हम घर में ही कैरेट को, गाजर को, और भी फूड आइटम है, उनको ड्राइंग मेथड से प्रिजर्व करते हैं। हम क्या करते हैं, कैरेट को काट लेते हैं, फिर उसको पीस बना के उसको छत पे सुखाने के लिए रख देते हैं, तो कुछ दिनों में वो सूख जाता है, और फिर हम उसको अपनी किचन के अंदर रख लेते हैं, तो वो कई महीनों तक चल सकता है। तो उसको बोलते हैं ड्राइंग प्रोसेस। बहुत पुराना मेथड है, जिसमें कोई कुछ हमारा खर्च नहीं होता, फ्री का मेथड है कि भाई हम नाइफ से जो वेजिटेबल्स हैं, इवन रेडिस मूली को भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, कैरेट को कर सकते हैं, कोरिएंडर जिसको धनिया है उसको भी ड्राइंग प्रोसीजर से हम उसको रख सकते हैं। और भी कई फूड आइटम्स हैं जिनको ड्राइंग प्रोसीजर के द्वारा हम अपने घर में यूजुअली हमारी मदर और हमारे पेरेंट्स ये फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। अब एडिंग प्रिजर्वेटिव्स में क्या है कि ऐड का मतलब होता है मिलाकर। कुछ प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं मार्केट में जिनको हम फूड आइटम के साथ ऐड करके फूड आइटम्स को उसको ड्यूरेबिलिटी दे सकते हैं, उनको देखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जिनको हम हिंदी में संरक्षक भी कह सकते हैं, जो प्रिजर्व करने वाले सब्सटेंस हैं। एंड केमिकल्स आर एडेड टू द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। ये फूड के साथ ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कि फूड खराब नहीं होता है। इसमें दिया है सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन के लिए। सोडियम बेंजोएट ये भी एक प्रिजर्वेटिव्स का नाम है, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये भी एक प्रिजर्वेटिव्स का नाम है। आर टू कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स। ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं दोनों ज़्यादातर ये ही यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए फूड को। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि दो फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताएं तो आप बता देंगे सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। दे आर यूज्ड इन जाम्स, स्क्वेसेस, जूसेस एक्सेट्रा। तो किसको प्रिजर्व करने में काम में लिया जाता है? जैसे देखा होगा जाम, जो जाम हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, फ्रूट्स जाम होता है ना, और जूसेस जितने आते हैं आजकल देखा होगा जूसेस, पैक जूसेस आते हैं जो टेट्रा पैक में आते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल, गुआवा, बहुत सारे जूसेस आते हैं, मिक्स फ्रूट्स जूस आता है, पोमीग्रेनेट जूस आते हैं, तो उनको प्रिजर्वेशन करने में भी इनका यूज़ होता है। स्क्वेसेस आते हैं, जितने भी हमारे ड्रिंक्स आते हैं, कई बार कोई चीज़ आती है ना उसको हम जूस बनाते हैं घर में थोड़ा सा मिक्स करके, उनको बोलते हैं स्क्वेसेस। सो उनमें भी ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट का यूज होता है प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बोला गया सॉल्ट, शुगर, विनेगर एंड ऑयल आर नेचुरल सब्सटेंस दैट टू आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड लाइक पिकल्स। ओके भाई, ये क्या है? सॉल्ट नमक, शुगर चीनी, विनेगर आता है बाजार में जिसको हम सिरका कहते हैं, एंड ऑयल तेल है, आर नेचुरल सब्सटेंसेस। ये क्या है? प्राकृतिक सब्सटेंस हैं जो फूड आइटम्स को खराब होने से बचाते हैं। दैट टू आर यूज टू प्रिजर्व फूड लाइक पिकल्स। पिकल्स का मतलब होता है जब हम अचार डालते हैं, तो अचार में देखा होगा आपने, हम विनेगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ऑयल डालते हैं, और अचार को हम कई महीनों तक खाते हैं, कई बार तो साल भर तक खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि वो प्रिजर्व हो गया, बचा लिया। तो हमने उसमें क्या डाला? सॉल्ट डाला, और विनेगर डाला, या इसमें दिया गया अपना और क्या है, जैसे ऑयल डाला, विनेगर डाला, शुगर, सॉल्ट। सो ये नेचुरल सब्सटेंस हैं जो फूड को प्रिजर्व करने में काम में लिए जाते हैं, ठीक है।
सॉल्ट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड सेविंग इट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो नमक है, सॉल्ट है, ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है किसको? मॉइस्चर को। फूड से मॉइस्चर को सोख लेता है, जिससे क्या होता है कि फूड सेविंग इट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जो जीवाणु हैं उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती उसमें, मतलब फूड में। तो एक तरह से सॉल्ट उसको प्रिजर्व करने में उसकी सहायता करता है फूड को। ठीक है, कैसे करता है? मॉइस्चर को सोख लेता है, और मॉइस्चर सोखने पे जो माइक्रोब्स हैं उनको पनपने में हेल्प नहीं मिलती है। इट हेल्प्स इन पिकलिंग सम वेजिटेबल्स, बीफ, फिश एक्सेट्रा। सो जो सॉल्ट है ये हेल्प करता है पिकलिंग। पिकलिंग का वही है पिकल, पिकल से ही पिकलिंग बनाना, नमकीन बनाना या अचार बनाना, उसी को बोलते हैं पिकलिंग। सो हेल्प करता है वेजिटेबल्स, बीफ, फिश, इन सबको पिकलिंग में हेल्प करता है सॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है पास्चुराइजेशन। इसको हम देखते हैं पास्चुराइजेशन क्या होता है। देखिए, पास्चुराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं पाश्चुरीकरण। सो पाश्चुरीकरण क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग द मिल्क टू ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट। दूध को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म करना और फिर उसको ठंडा करना, इमीडिएटली, तुरंत ही उसको ठंडा करना। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पाश्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन। एक बार फिर से बता रहा हूँ, दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करना और फिर क्विकली, बहुत जल्दी से उसको ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। इन इंग्लिश पाश्चुरीकरण करना हिंदी में। ठीक है। इट इज़ देन पैक्ड इन स्टरलाइज्ड पैकिंग, और उसके बाद इस दूध को पैक कर दिया जाता है पैकेट्स में। और फिर देखा होगा सिटीज़ में लोग उन पैकेट्स को बाई करते हैं, मिल्क पैकेट्स को देखा होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन। ओके, दिस किल्स द जर्म्स एंड प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो ये जो प्रोसेस है जर्म्स को मार देता है, कीटाणुओं को मार देता है, एंड प्रिवेंट्स मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग, और दूध को खराब होने से बचाता है। बट इट इज़ फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है, जो लाइफ है, कम है। अब ऐसा नहीं कि दूध के पैकेट को आप कई महीनों तक उसको रख पाएंगे, नहीं। दूध के पैकेट को कुछ एक दिन में, दो 3 या 4 दिन में उसको, जो नॉर्मल दूध पैकेट होता है, जो टेट्रा दूध का पैकेट है, उसका 1 मंथ 2 मंथ में शायद ये इतना उसका ड्यूरेशन है। ठीक है। दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। तो ये जो पाश्चराइजेशन वाला तरीका था, इस तरीके की किसने खोज की थी? एक वैज्ञानिक हुए हैं लुईस पाश्चर, तो उनका नाम लुईस पाश्चर था। तो उन्हीं के नाम के आधार पर इस मेथड का नाम भी पाश्चराइजेशन रख दिया गया। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनेटिंग। ठीक है, कार्बोनेटिंग क्या होता है देख लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रिजर्व्ड बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन देम अंडर प्रेशर। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या आती हैं, जैसे जितने भी आते हैं ना, माजा, पेप्सी, ड्यूक, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में आती हैं। तो इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? इनसे ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर इनमें डाला जाता है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड कार्बोनेटिंग। इस तरीकों को बोलते हैं कार्बोनेटिंग। तो कार्बोनेटिंग वाले तरीके में क्या होता है? ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर उनमें मिक्स किया जाता है। फूड आइटम्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन टेट्रा पैक्स लाइक जूसेस, मिल्क एक्सेट्रा। देखा है कि होता है टेट्रा पैक। टेट्रा पैक का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई बार हम दूध खरीदते हैं या जूस खरीदते हैं, आजकल जो 115 रुपीज़ का एक जूस आता है, मैंने बोला ना, एप्पल जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, गुआवा जूस, पाइनएप्पल जूस। एक टेट्रा पैक होता है, एक मोटा सा गत्ते जैसा एक पैकेट होता है, उसके अंदर पैक होके आते हैं, तो वो महीनों भर चलते हैं, है ना। टेट्रा पैक, इसी को बोलते हैं टेट्रा पैक। ठीक है। सो फूड आइटम्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन टेट्रा पैक्स लाइक जूसेस, मिल्क। ये सब जूस और मिल्क स्पेशली टेट्रा पैक में, आजकल घी भी टेट्रा पैक में स्टोर करके रखे जाते हैं। इन विच नाइट्रोजन प्रेजेंट प्रिवेंट्स कंटामिनेशन ऑफ द फूड। कंटामिनेशन का मतलब होता है दूषित होने से बचाता है। तो कौन? उसमें नाइट्रोजन डाल दी जाती है, और नाइट्रोजन फूड को दूषित होने से, खराब होने से बचाती है। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड? आपसे पूछा गया कि आप कोई और, आपके माइंड में कोई तरीका है जो फूड को सुरक्षित रह सकता है, फाइंड आउट, है ना। अब लास्ट है शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड, इसको देखते हैं। देखिए, शॉर्टेज और लेक ऑफ फूड कॉज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है
भाई फूड की कमी होना, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में उसको कहते हैं कुपोषण। तो शॉर्टेज और लेक ऑफ फूड, फूड की कमी से या शॉर्टेज से कुपोषण हो जाता है, हंगर भूख, एंड फेमाइन। फेमाइन क्या होता है? अकाल। जैसे कई बार अकाल पड़ जाता है तो भी फूड की शॉर्टेज होती है। फेमाइन इज ए कंडीशन इन विच फूड इज नॉट अवेलेबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो फेमाइन को बताया गया है। फेमाइन क्या होता है? अकाल। सो अकाल एक वो कंडीशन है जिसमें काफ़ी दिनों तक फूड की कमी रहती है। नॉर्मली देखा होगा कि जो इलाके बारिश पे डिपेंड करते हैं कि भाई बारिश होगी तभी हम फसल को उपजाऊ फसल लेंगे। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी रीजन में जो बारिश के सीजन में बारिश नहीं होती जिससे पानी की कमी हो जाती है, वहाँ उसको बोलते हैं फेमाइन, मतलब अकाल पड़ गया है। तो अकाल पड़ने का मतलब है कि अनाज पैदा नहीं हुआ, सब्जियां फ्रूट्स पैदा नहीं होंगे, तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। ठीक है, ये फेमाइन जो पुराने टाइम में बेसिकली ज़्यादा इफेक्टेड होते थे, आजकल तो किसी एक एरिया में अगर अनाज की कमी हो गई या फूल और सब्जियों की कमी हो गई तो दूसरे इलाकों से सप्लाई कर दी जाती है, लेकिन पहले ऐसा बहुत कम होता था। ठीक है, फेमाइन इज ए कंडीशन इन विच फूड इज नॉट अवेलेबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी कॉज ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा। सो भाई ये जो अकाल है इट कैन बी कॉज्ड, इसके कारण हो सकते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक कारण और एक होते हैं मैन मेड फैक्टर्स, मानव द्वारा बनाए गए फैक्टर्स के कारण भी अकाल पड़ जाता है। मैन मेड में क्या है? डिफॉरेस्टेशन है। सो डिफॉरेस्टेशन क्या है कि वनों की कटाई, जंगलों की कटाई, ये कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। तो इसके जिम्मेदार आदमी हो गए, हम हो गए, किसके? फेमाइन के। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी के जिम्मेदार भी हम हैं। ठीक है, अब नेचुरल फैक्टर्स ऑफ शॉर्टेज, अब कुछ प्राकृतिक फैक्टर हैं कमी के, उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है ड्रॉट्स, DROUGSTS। ड्रॉट्स का मतलब होता है, हम कह सकते हैं हिंदी में सूखा। ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा। सूखा का मतलब ये कह सकते हैं कि बारिश का ना होना, बारिश के सीजन में बारिश का ना होना, उसी को बोलते हैं ड्रॉट, सूखा। ठीक है, ड्रॉट्स आर कंडीशन ऑफ एक्सेसिव लेक ऑफ वाटर एंड कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। ड्रॉट्स का मतलब होता है, एक कंडीशन है एक्सेसिव लेक ऑफ वाटर, मतलब पानी की ज़्यादा कमी हो जाना को कहते हैं ड्रॉट, सूखा। एंड कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, और जिससे फूड की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है। ये तो होगा ड्रॉट्स। अब हम पढ़ते हैं फ्लड्स। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़ आना। फ्लड्स आर कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल और ब्रेकिंग ऑफ ए डैम एक्सेट्रा डैमेजिंग द क्रॉप्स। देखिए ड्रॉट्स में तो क्या था? बारिश का ना होना या पानी की कमी से, और फ्लड्स इसका उल्टा हो गया, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई या ज़्यादा बारिश के कारण कोई डैम बंधा हुआ है, बांध भर गया और डैम टूट गया, तो उससे क्या होगा? फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, जिससे फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म को बोलते हैं ओलावृष्टि। कई बार देखा होगा आपने, फसल बड़ी हो रही है, तैयार होने वाली है, हेल स्टॉर्म आ गया, ओले, बहुत सारे ओले गिर गए जिन्होंने फसल को नष्ट कर दिया, उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म, मीन्स डैमेज द क्रॉप्स। सो ये जो ओलावृष्टि है फसल को बर्बाद कर देती है। और फाइनली हमारा आज का टॉपिक है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स का मतलब होता है भूकंप। सो अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, भूकंप, और लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, मतलब मिट्टी का ढह जाना, एक्सेट्रा कॉज डैमेज टू क्रॉप्स लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड। ये जो भी है तरीके हैं, ये भी फसलों को डैमेज करते हैं और फूड की शॉर्टेज को पनपाते हैं। सो आज हमने इतना पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, स्पॉइलेज ऑफ फूड। बाकी जो चैप्टर है हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। वैसे काफ़ी लेंथी चैप्टर है, हम इसका 3 पार्ट भी कर सकते थे, बट मैंने इसको 2 पार्ट में ही ख़त्म करने की कोशिश की है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वारी है, तो प्लीज़ जो आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का या मोबाइल नंबर्स, उसमें आप अपने क्वेश्चन यू कैन आस्क वेरी वेल फ्रीली। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो
जब आप वीडियो को देखते हैं तो पेन रखें, कॉपी रखें साथ में, इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, उनको नोट डाउन करें। ठीक है, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।